अध्याय 761 कंकाल डिवीजन लीडर बनाम स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क। सम्राट नकुल शॉ, कृपया हमें क्षमा करें। सेंट मून आंट गॉडेस का अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई और गोल्डन कंकाल किंग की आत्मा डर के मारे लगभग उड़ ही गई थी। सम्राट का इरादा कैसे? डेमोनिक डाउ किंग का चेहरा कागज की तरह सफ़ेद हो गया। उसके पूरे शरीर पर जलने के निशान थे और ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। पास ही खड़ी मीना पूरी तरह से अवाक थी। महज 1 या 2 सांसों में 3 राजाओं का मूल संयोजन बिखर चुका था और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। ये सब मीना की समझ से परे था। ग्रैंड एल्डर की बेजान अभिव्यक्ति और अन्य 2 राजाओं के स्तब्ध व सम्मानजनक भावों को देखकर मीना को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये तीनों अभी भी वही अप्राप्य वॉइड गॉड रेम के राजा थे? सम्राट का इरादा। रूपेश का दिल हिल गया। उसने अभी अभी कुछ समय पहले ही बड़ी मुश्किल से हाफ सटेप किंग इंटेंट को समझा था और ठीक उसके बगल में मौजूद नकुल शॉ ने पहले ही सम्राट का इरादा बना लिया था। जिस पल सम्राट का इरादा सामने आया, तीनों राजाओं ने लड़ने की इच्छा खो दी और हार मान ली। सम्राट नकुल, यदि आप कुछ और चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। सेंट मून आंट गॉडेस ने अपनी शांति वापस पाने की कोशिश की और वह सम्मान से भरी हुई थी, लेकिन नकुल शॉ की आंखें अभी भी मून डेमोनिक पैलेस के डेमोनिक डाउ किंग पर टिकी हुई थीं। तीनों राजा अच्छी तरह जानते थे कि नकुल शॉ कितने शक्तिशाली हैं। महज इरादे मात्र ने ही डोमेन स्तर के राजा की आत्मा को घायल कर दिया था और हाथ उठाते ही डेमोनिक डाउ किंग का शरीर घायल हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नकुल शॉ के पास सम्राट की खेती साधना थी या नहीं, सिर्फ पिछले तरीकों से तीनों राजा उनका मुकाबला नहीं कर पाते। एक सम्राट कितना शक्तिशाली होता है। 18 कॉर्नर पायरेट सेक्रेड लैंड के सभी पायरेट किंग्स को एक ही सम्राट बेनिश बास्टन द्वारा दबा दिया गया था और इन तीनों राजाओं की युद्ध शक्ति पायरेट सेक्रेड लैंड के पीक टियर और डोमेन स्तर के राजाओं के आसपास भी नहीं थी। सम्राट नकुल, मून डेमोनिक पैलेस एज्योर फ्लावर महाद्वीप को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई करेगा और मैं मून डेमोनिक पैलेस की ओर से अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ। डेमोनिक डाउ किंग ने लंबी सांस ली और जमीन पर आधा घुटने टेक दिए। वह जिएगा या मरे, यह एक ही विचार में था। नकुल शॉ के लिए मून डेमोनिक पैलेस को नष्ट करना बहुत मुश्किल नहीं होता और प्यो मून स्पिरिचुअल सेक और ब्लैक क्लिफ पैलेस मदद करने की हिम्मत नहीं करते। ये बेहतर है। नकुल शॉ ने हल्के से सिर हिलाया। उन्हें अपने किए गए समझौते को तोड़े बिना मून डेमोनिक पैलेस से स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। ये सुनकर तीनों राजाओं ने राहत की सांस ली। उसी समय सेक्रेड अलायंस के संप्रभु सोवरेन्स ने देखा और उनके चेहरे पर कई तरह के भाव थे। हवा में मौजूद तीनों राजा नकुल शॉ के सामने घुटने टेके हुए थे और डर तथा घबराहट से भरे हुए थे। किसके पास रक्त अनुबंध है? नकुल शॉ ने अचानक कहा और उनकी आवाज़ पूरे हवा में गूंज उठी। मेरे पास है। सेक्रेड अलायंस के संप्रभु बेयुन दाओ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और एक खाली रक्त अनुबंध आगे बढ़ा दिया। रक्त अनुबंध हेवंस लेगेसी रेस द्वारा बनाए गए थे और बेहद दुर्लभ थे। विशेष परिस्थितियों में ही ऐसे स्क्रॉल का उपयोग किया जाता था। रक्त अनुबंध। तीनों राजाओं के चेहरे के भाव बदल गए। नकुल शॉ ने खाली रक्त अनुबंध पर अपनी आवश्यकताएं लिखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ और तीनों राजाओं ने रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। सामग्री इस प्रकार थी: तीनों राजा और उनके पीछे के 3 बल एज्योर फ्लावर महाद्वीप पर हमला नहीं करेंगे और इसके विपरीत, यदि एज्योर फ्लावर महाद्वीप को कभी भी मदद की आवश्यकता होगी तो वे अपनी पूरी क्षमता से मदद करने आएंगे। साथ ही नकुल शॉ तीनों संप्रदायों के मासूमों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और जब तीनों संप्रदाय खतरे में होंगे तो उन्हें अपनी पूरी क्षमता से मदद करनी होगी। दोनों पक्षों को रक्त अनुबंध के अनुसार कार्य करना था। वास्तव में इस रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय तीनों राजा वास्तव में बहुत खुश थे, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जब नकुल शॉ एज्योर फ्लावर महाद्वीप में सब कुछ समाप्त कर लेंगे तो वह महाद्वीप क्षेत्र की ओर प्रस्थान करेंगे। रक्त अनुबंध की सामग्री में अपनी पूरी क्षमता से लिखा था, लेकिन यदि नकुल शॉ महाद्वीप क्षेत्र में थे तो वे यहाँ इतनी दूर होने वाली परेशानी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। रक्त अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद तीनों राजा जल्दी से भाग गए और फिर त्यानलू द्वीप समूह लौटने पर एज्योर फ्लावर महाद्वीप को एक वर्जित क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर दिया। आधे महीने बाद तीनों राजाओं को एक चौंकाने वाली खबर मिली। लेफ्ट आइज्ड हेवनली सम्राट नामक एक विशेषज्ञ ने डेथ के सम्राट का पीछा किया था और एक भयंकर युद्ध के अंत में अंततः उसका वध कर दिया था। इस खबर को सुनने के बाद तीनों राजाओं के रोंगटे खड़े हो गए। चाहे वे कितने भी मूर्ख क्यों न हो, उन्हें यकीन था कि लेफ्ट आइज्ड हेवनली सम्राट नकुल शॉ ही थे। तीनों राजाओं के मन में कोई दूसरा विचार रखने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक उसी समय इन आधे महीनों के भीतर स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के साथ युद्ध समाप्त होने वाला था।
धर्म का 50% हिस्सा डिवीजन लीडर अरुप द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था, जबकि अन्य 50% को मार डाला गया था। हालांकि स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के नष्ट होने के बाद भी स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क का कोई अता पता नहीं था। डिवीजन लीडर अरुप और सेक्रेड अलायंस दोनों स्कारलेट मून पैट्रियार्क के ठिकानों का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। उनका प्रयास व्यर्थ नहीं गया। इस दिन उत्तरी महाद्वीप में एक संप्रभु ने अंततः स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क के पदचिन्हों को ढूंढ लिया। डिवीजन लीडर अरुप जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचा और सेक्रेड अलायंस के संभ्रांत लोगों ने खोज के दायरे को बंद करना शुरू कर दिया। एक ग्लेशियर के पास हुश 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 एजोर फ्लावर महाद्वीप के चारों ओर के विशेषज्ञों ने 100 मील के भीतर सब कुछ घेर लिया और उनमें से सबसे कमजोर ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच चुके थे। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क, बाहर आओ और मरो। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क, हम जानते हैं कि तुम ग्लेशियर के नीचे हो। ग्लेशियर के पास कम से कम 20 संप्रभु थे। एजोर फ्लावर महाद्वीप के आधे से अधिक संप्रभु यहाँ थे। डिवीजन लीडर अरुप उनमें से एक था और उसकी आंखों में जटिल भावनाएं चमक रही थीं। सभी पटरियों और निशानों ने पुष्टि की कि स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क यहाँ छिपा हुआ था। कीड़ों का झुंड, तुम मौत को दावत दे रहे हो। कई मील की दूरी पर एक ठंडी कर्कश आवाज गूंजी और एक स्कारलेट रंग का प्रकाश तुरंत हवा में भर गया। बूम! पूरा ग्लेशियर टूट गया और एक ओलावृष्टि में बदल गया जो कई 100 मील तक फैल गई। विस्फोट से कई ट्रू लॉर्ड रैंक के विशेषज्ञ घायल हो गए। केवल संप्रभु ही बमुश्किल अपनी रक्षा करने में सक्षम थे। अगले ही पल खून के रंग के पंखों वाली एक आकृति हवा में प्रकट हुई। उसके माथे पर एक स्कारलेट रंग का चंद्रमा था और उसने ठंडे बस्ते में नीचे देखा। दूर से देखने पर वह किसी स्कारलेट पंख वाले शैतान जैसा लग रहा था। सावधान रहो, स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क की साधना वॉइड गॉड रेम के बेहद करीब है। आसपास के सभी विशेषज्ञों के चेहरे पर सतर्क भाव थे। वे एज और फ्लावर महाद्वीप के पिछले कई 100 वर्षों के सबसे कुख्यात अपराधी का सामना कर रहे थे। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क देखने में 50-60 साल का लग रहा था, लेकिन वह बेहद लंबा था और उसकी पीठ पर पंख 20 गज तक फैले हुए थे। उसकी आंखें स्कारलेट तारों की तरह चमकती थीं। वह जिस किसी को भी देखता उसका दिल दहल जाता था। डिवीजन लीडर अरुप, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे गद्दारी करने की? जब स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क की नज़र डिवीजन लीडर अरुप पर पड़ी तो उसकी आंखों में ठंडक चमक उठी। नफरत भरी उस ठंडी आवाज़ से डिवीजन लीडर अरुप का दिल बैठ गया। उसके दिल में स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क की प्रसिद्धि पूरी तरह से धुंधली नहीं हुई थी और स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क के आवरण के आधार पर भले ही वह वॉइड गॉड रेम तक नहीं पहुंचा था, उसकी युद्ध शक्ति लगभग एक सामान्य राजा के बराबर थी। आमने सामने के मुकाबले में डिवीजन लीडर अरुप के जीतने की संभावना कम थी। पैट्रिक, मैं आपसे समर्पण करने की भीख मांगता हूं। यदि संभव हुआ तो मैं मास्टर से कहूंगा कि वे आपको जीवित रहने दें। डिवीजन लीडर अरुप ने आह भरी। चाहे कुछ भी हो, उसने अतीत में स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क की प्रशंसा की थी, लेकिन अब वे विपरीत पक्षों पर थे। डिवीजन लीडर अरुप जानता था कि नकुल शॉ इस जगह पर ध्यान दे रहे थे। यदि स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क ने जवाबी कार्रवाई की और उनसे बचने में कामयाब रहा, तब भी उसके पास जीवित रहने का कोई मौका नहीं था। मास्टर, अगर मैं मर भी जाऊं तो किसी और का गुलाम नहीं बनूंगा, स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जैसे ही उसके पीछे के पंख फड़फड़ाने लगे और वह एक तूफान में बदल गया जो हवा में चमक उठा। उसने डिवीजन लीडर अरुप की तरफ से बाहर निकलने का विकल्प चुना। केवल उसकी खेती और ताकत उसके अपने करीब थी। जब तक स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क डिवीजन लीडर अरुप को मारने या गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम था, उसके भागने की संभावना नाटकीय रूप से बढ़ जाती थी। हर कोई पीछे हटो, डिवीजन लीडर अरुप ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्योंकि उसके हाथ में एक एरे झंडा दिखाई दिया। पल भर में हवा में केवल डिवीजन लीडर अरुप और स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क ही बचे थे। श्वा, हवा में एक घना धुआं दिखाई दिया और उसने नफरत और अभिशाप की एक भयानक शक्ति बिखेर दी। धुएं के बीच लाल आंखों की 100 जोड़ियां थीं। 100 कॉप्स काज, तुमने वास्तव में 100 ग्रेव फॉरबिडन ग्राउंड ले लिया है। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क चीखने से नहीं रोक सका। धुएं के भीतर अभिशाप की शक्ति 100 ग्रेव्स फॉरबिडन ग्राउंड में वापस आने की तुलना में 1000 गुना से अधिक मजबूत थी। शापित भूत लाशों में से प्रत्येक का आवरण ग्रेट ओरिजिन कोर रेम के करीब था और अकेले 100 जोड़ी आंखों ने स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क की आत्मा को चकनाचूर कर दिया। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क दंग रह गया था। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं था जो डिवीजन लीडर अरुप के पास हो सकता था।
हालांकि उसने अभी भी 100 कॉप्स कर्स्ट एरे की ताकत को कम करके आंका था। इसने कई राजाओं और कई सौ ओरिजिन को रेम खेती करने वालों के सार को अवशोषित कर लिया था। श्वा नफरत के आवरण को बिखेरते हुए एक भयानक सफ़ेद हाथ धुएं से बाहर निकला और स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क की ओर बढ़ा। आर्गाएच स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क ने चीख लगाई जैसे ही हाथ ने उसे दबोच लिया। एक भयानक दृश्य हुआ। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क का शरीर सूखने और सड़ने लगा। बस कुछ ही सांसों में प्रसिद्ध स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क खून के एक पोखर में बदल गया था और उसके अवशेषों को 100 कॉप्स कर्स्ट एरे द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। सीआई महाद्वीप भर के संभ्रांत लोगों ने ठंडी सांसें लीं और सेक्रेड अलायंस के उच्च अधिकारियों की आंखों में डर और सावधानी दिखाई दी। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन के संभ्रांत लोग जिन्हें डिवीजन लीडर अरूप ने अपने नियंत्रण में ले लिया था, वे डर और सम्मान से भर गए थे। ये कल्पना करना कठिन था कि स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क के पास लड़ने का मौका तक नहीं था, वह तुरंत डिवीजन लीडर अरूप की एरे द्वारा निगल लिया गया था। इस लड़ाई के बाद महाद्वीप भर में डिवीजन लीडर अरूप का नाम फैल गया। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन को अपने कब्जे में लेने के बाद यह एज और फ्लावर महाद्वीप के सबसे वर्जित लोगों में से एक बन गया। केवल कुछ ही लोग जानते थे कि डिवीजन लीडर अरूप सिर्फ नकुल शॉ का गुलाम था। वापस कैनोपी ग्रेट कंट्री में आयरन ब्लड रिलीजन में एक बर्फ नीली स्क्रीन पर स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन पैट्रियार्क के खून और पानी के पोखर में बदलने की छवि दिखाई दी। पैट्रिक हॉन्ग और जसवंत दंग रह गए और शांत होने में असमर्थ थे। मैंने एज और फ्लावर महाद्वीप में लगभग सब कुछ कर लिया है। नकुल शॉ ने अपना हाथ हिलाया और स्क्रीन गायब हो गई। अध्याय 762 10 वर्षों की लड़ाई। कैनोपी ग्रेट कंट्री के भीतर एक सूने रेगिस्तान में काले बालों वाला एक पुरुष और बैंगनी बालों वाला एक युवा आमने सामने खड़े थे। रेतीले तूफान में उनके कपड़े लहरा रहे थे। रुपेश की आवाज़ गहरी थी और उसकी आंखों में युद्ध इरादे का एक मजबूत ज्वार उमड़ पड़ा। नकुल शॉ, मैंने नहीं सोचा था कि दोबारा मिलने के बाद हम दोनों के बीच का अंतर इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी लड़ना चाहता हूँ। युद्ध इरादे की इस स्थिति के तहत रुपेश की मानसिक ऊर्जा मजबूत हो गई और उसका हाफ स्टेप किंग इंटेंट बढ़ने लगा। ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए नकुल शॉ ने अपने दिल में आह भरी। वह रुपेश की प्रशंसा करते थे। इतने बड़े अंतर का सामना करने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति शायद लड़ने का साहस भी नहीं कर पाता। नकुल शॉ ने हंसते हुए लापरवाही से अभिनय किया। रुपेश, अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। शर्त को रखे हुए अभी 7 साल से थोड़ा ही अधिक समय हुआ था, 10 साल नहीं। इसके बाद मैं महाद्वीप क्षेत्र में मुख्य यू परिवार की ओर जा रहा हूं और मुझे नहीं पता कि मैं वहां कितने समय तक रहूंगा। चूंकि हम दोनों यहां पहले से ही मौजूद हैं, इसलिए हम साथ में लड़ सकते हैं। रुपेश स्पष्ट रूप से जानता था कि समय अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन नकुल शॉ की शक्ति ने उसके युद्ध इरादे और क्षमता को प्रज्वलित कर दिया था। महाद्वीप क्षेत्र। नकुल शॉ की आंखें टिमटिमाईं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। रेतीले तूफान के भीतर उन दोनों के आवरण चमकने लगे। नकुल शॉ के शरीर से एक शानदार शक्ति उमड़ी और उसने स्वर्ग और पृथ्वी से संपर्क जोड़ा। उनके सम्राट के इरादे ने उन्हें एक शिखर पर पहुंचने की अनुमति दी। केवल आवरण अकेले ने रुपेश को सांस लेने में असमर्थ महसूस कराया, लेकिन उनका युद्ध इरादा मजबूत हो गया। कोई अन्य हाफ स्टेप किंग शायद पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं पाता, लेकिन रुपेश अपने युद्ध इरादे को प्रज्वलित करने में सक्षम था। नकुल शॉ ने आह भरी। 10,000 एंशिएंट रेस के रक्तवाहिनी के अलावा ऐसा अजीब और मजबूत रक्त संबंध भी होता है। रुपेश ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हम फैन ब्रह्मांड में 10,000 एंशिएंट रेस के रक्त संबंध सर्वोच्च शासन नहीं करते हैं। महाद्वीप क्षेत्र में पहुंचने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इंपीरियल दाओ रक्त संबंध नाम की कोई चीज़ होती है। इंपीरियल दाओ रक्त संबंध। नकुल शॉ इंपीरियल दाओ रक्त संबंधों के बारे में जानते थे, लेकिन उन्होंने उन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं दिया क्योंकि इंपीरियल दाओ रक्त संबंध प्राचीन युग के बाद की कोई चीज़ थे। रुपेश की आवाज़ आत्मविश्वास से भरी थी। 10,000 एंशिएंट रेस के रक्त संबंध विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं और केवल अधिक अशुद्ध हो रहे हैं, जबकि इंपीरियल दाओ रक्त संबंध लगातार एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। केवल मजबूत लोग ही जीवित रहेंगे। हर कोई जानता था कि 10,000 एंशिएंट रेस प्राचीन युग से आई थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि पुरानी चीज़ें स्वचालित रूप से अधिक शक्तिशाली थीं। उदाहरण के लिए, द एट ग्रेट गॉड आइज केवल फैन ब्रह्मांड के बनने के बाद दिखाई दिए थे। द एट ग्रेट गॉड आइज प्राचीन युग से घनिष्ठभावे संबंधित थे, लेकिन वे अपेक्षाकृत हाल ही के थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, 10,000 एंशिएंट रेस के रक्त संबंध अधिक से अधिक अशुद्ध होते गए, जबकि नए रक्त संबंध लगातार विकसित होते रहे। हेवन बैटलिंग रक्त संबंध एक इंपीरियल दाओ रक्त संबंध है और यह 10,000 एंशिएंट रेस के रक्त संबंध से किसी भी तरह कमजोर नहीं है।
मेरा अनपैरेलल हेवन बैटलिंग रक्त संबंध इंपीरियल दाव रक्त संबंधों में भी संभ्रांत है। जैसे ही उसने ये कहा, रुपेश का रक्त संबंध जलने लगा। वो टिल्ड रुपेश की नकल करते हुए एक रहस्यमय और ठंडी आकृति उसके पीछे दिखाई दी। दोनों के कार्य एक दूसरे के समन्वय में थे और रुपेश की हर गतिविधि और सांस में आश्चर्यजनक युद्ध इरादा शामिल था जो अपने आसपास की सभी शक्ति को नष्ट कर सकता था। बूम! आसपास की शानदार शक्ति हिलने लगी और उसका हिस्सा यहाँ तक कि फट भी गया। इस पल में एक युद्ध के देवता ने रुपेश के शरीर को अपने कब्जे में ले लिया क्योंकि एक शानदार नारंगी रोशनी आसमान में छा गई। यदि यह एक सामान्य राजा की शानदार शक्ति होती तो यह शायद रुपेश की शक्ति से पूरी तरह से दूर धकेल दी जाती। रुपेश ने अपना हाथ उठाया और एक चमकीले नारंगी कुल्हाड़ी ने नकुल शॉ की शानदार शक्ति को चीरते हुए उसके शरीर की ओर प्रहार किया। हेवन बैटलिंग कुल्हाड़ी। नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे। उनके दमन के तहत भी रुपेश अपने युद्ध इरादे को प्रज्वलित करने में सक्षम था। नकुल शॉ ने धीरे से अपनी हथेली को आगे बढ़ाया और हवा में एक भ्रमित शहर दिखाई दिया। टूट जाओ। रुपेश का युद्ध इरादा भी हिल गया। बाम! 7 साल बीत चुके थे और दोनों दिग्गजों ने एक बार फिर आमने सामने लड़ाई लड़ी जिससे एक तूफान पैदा हुआ जो 100 मील से अधिक क्षेत्र में फैल गया। तूफान में काले बालों वाले एक पुरुष ने कराहते हुए कई कदम पीछे हटा लिए। रुपेश का चेहरा पीला सफ़ेद था और उस पर खून का निशान था। नकुल शॉ का इरादा डरावना था और उन्होंने इसमें इल्यूजन डोमेन को भी मिला लिया था। इल्यूजन डोमेन भ्रम के दाव के आधार पर हमले कर सकता था। केवल पहले आदान प्रदान से ही रुपेश घायल हो गया था। रुपेश की आंखें टिमटिमाईं। तुम अपनी खेती को हाफ सटेप किंग क्षेत्र में दबा रहे हो। उसने अभी के आदान प्रदान में कुछ महसूस किया। यदि नकुल शॉ की ट्रू युआन किंग स्तर पर होती तो वह रुपेश को गंभीर रूप से घायल या मार सकता था। नकुल शॉ के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान उभरी। दबा रहा हूं। उनकी खेती सिर्फ हाफ सटेप किंग क्षेत्र तक गिर गई थी। वास्तव में जब उन्होंने पहले 3 राजाओं का सामना किया था तो उनकी खेती पहले से ही ओरिजिन कोर रेम और वॉइड गॉड रेम के बीच के बिंदु पर थी। बेशक नकुल शॉ के पास अभी भी एक सम्राट स्तरीय आत्मा थी। गॉड ट्रिब्यूशन लाइटनिंग की सफाई के बाद यह अभी भी सामान्य सम्राटों जितनी मजबूत थी, लेकिन वह मौत के सम्राट के खिलाफ लड़ने की तुलना में 30-40% कमजोर थे। उनकी जीवन शक्ति और खेती का कमजोर होना सबसे तेज था। नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि उन्होंने अपनी जीवन शक्ति के 50 वर्ष पहले ही खो दिए थे, एक सामान्य मानव के जीवन का आधे से अधिक। वह मौत के शापित शब्दों को प्रभावित करने में असमर्थ थे। वे ऐसी चीजें थीं जो सामान्य कानूनों से अधिक हो गई थीं। नकुल शॉ जल्द ही शांत हो गए। रुपेश, मैं हाफ सटेप किंग की खेती के साथ भी आपको 3 चालों में हरा सकता हूं। जब तक उनके पास उनका इरादा और गॉड की आध्यात्मिक आंखें थीं, तब तक वह डेमी गॉड बच्चे की तरह बहुत जल्दी ठीक हो सकते थे। यदि वह मौत के शापित शब्दों से निपट लेते तो वह मजबूत गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी और 5 एलिमेंटल विंड लाइटनिंग तकनीक को फिर से खेती कर सकते थे। 3 चालें। तो चलिए इसे 3 चालों में तय करते हैं। अपनी चोट के बावजूद रुपेश का युद्ध इरादा एक बार फिर बढ़ गया और वह और भी मजबूत हो गया। उसका रक्त संबंध उबलने लगा और उसके पीछे की आकृति आकार में फैल गई। रुपेश ने एक हथेली भेजी जो सूरज जितनी उज्ज्वल चमकती थी और शक्ति डोमेन स्तर के राजाओं के बराबर थी। अनपैरेलल अंडर द हेवंस। एक भयानक इरादा हमले से साकार होता दिखाई दिया और यह किसी की आत्मा और दिल को हिला सकता था। नकुल शॉ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह डरे नहीं। उसकी युद्ध शक्ति एक और स्तर पर बढ़ गई है। उन्होंने एक सामान्य मुक्का भेजा और इस बार उन्होंने इल्यूजन मेज डोमेन और मिस्टिक आइज डोमेन को एक साथ मिला दिया। पेन टिल्ड बूम। टकराव ने तुरंत कई 100 मील के भीतर सब कुछ के चारों ओर बर्फ की एक ठंडी परत बना दी। बाम! रुपेश उड़ गया और उसके शरीर पर बर्फ की एक परत छा गई। उसके मुंह से बहने वाला खून तुरंत जम गया। रुपेश ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तीसरी चाल। पीछे की छवि ने प्रकाश की एक शानदार चमक छोड़ी जो स्वर्ग और पृथ्वी को निगलती हुई प्रतीत होती थी। उसकी मानसिक ऊर्जा का इरादा पीक टियर किंग के बराबर था। इस पल में रुपेश की युद्ध शक्ति एक पीक टियर किंग के बराबर थी। नकुल शॉ ने गहरी सांस ली क्योंकि उनके 3 स्थानिक डोमेन एक दूसरे के ऊपर टिके हुए थे। ये समाप्त हो गया है। बूम! वह रेगिस्तान जिसमें वे लड़ रहे थे हिल गया और जमीन पर एक खड़ दिखाई दिया। वाह! रुपेश की पीठ के पीछे की छवि तुरंत टूट गई और उसका चेहरा सफ़ेद हो गया। प्लॉप! उसका शरीर जमीन पर गिर गया और वह बेहोश हो गया। नकुल शॉ ने बड़बड़ाया, रुपेश, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आखिरी 3 चालों में पूर्ण किंग इंटेंट बनाने में सक्षम होगे। उनकी डिवाइन सेंस ने रुपेश पर स्कैन किया और पाया कि उसकी स्थिति वैसी ही थी जब वे पिछली बार लड़े थे।
अनपैरेलल हेवन बैटलिंग रक्त संबंध किसी की युद्ध शक्ति को लगातार बढ़ा सकता था, लेकिन इसका उपयोग करने के बाद उन्हें कीमत चुकानी पड़ती थी। सीधे शब्दों में कहें तो वह अपनी ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग कर रहा था। श्वा, एक विचार के साथ नकुल शॉ ने रुपेश को कई 100 मील दूर भेज दिया। हुश, सोवरेंस जहाओर हवा में उड़ते हुए आए और रुपेश को पकड़ लिया। जहाओर ने नकुल शॉ की दिशा में झुकते हुए कहा, नकुल शॉ, मैं इसे अपने दिल में रखूंगा। नकुल शॉ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और रेगिस्तान से निकलकर आयरन ब्लड रिलीजन के मुख्य मुख्यालय की ओर चल दिए। मियाओ मियाओ, छोटी चोरी करने वाली बिल्ली दिखाई दी और जिज्ञासा के साथ लोगों का निरीक्षण करने लगी। पैट्रियार्क होंग, जसवंत, कंकाल डिवीजन लीडर और कंपनी सभी मौजूद थे। कंकाल डिवीजन लीडर ने रिपोर्ट दी, मास्टर, स्कारलेट मून पैलेस जो मैंने बनाया है वह एजियोर फ्लावर महाद्वीप में नंबर 1 ताकत बन गया है और यह एजियोर फ्लावर महाद्वीप के संतुलन की रक्षा करेगा। स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन का आधा हिस्सा स्कारलेट मून पैलेस द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया था, जबकि दूसरा आधा मार दिया गया था, लेकिन कम संख्या के बावजूद स्कारलेट मून पैलेस की ताकत अपने चरम पर स्कारलेट मून डेमोनिक रिलीजन से भी आगे निकल गई थी। भूत कॉप्स कर्स्ट एरे अकेले राजाओं को मार सकता था। नकुल शॉ ने आदेश दिया, कंकाल डिवीजन लीडर, आज से आप एजियोर फ्लावर महाद्वीप की रक्षा करेंगे। स्कारलेट मून पैलेस के स्थिर होने के बाद आप अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त कर लेंगे। सुनकर कंकाल डिवीजन लीडर अविश्वास और उत्साह से भर गया, मास्टर। नकुल शॉ के साथ इतने वर्षों तक रहने के बाद इसमें नाटकीय रूप से सुधार हुआ था, लेकिन इसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये स्वतंत्र हो जाएगा। नकुल शॉ ने यह अपने लिए विचार के बाहर किया। कंकाल डिवीजन लीडर और घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे अपनी क्षमता के अंत तक पहुंच चुके थे। पूर्व में अधिक से अधिक एक राजा बन सकता था, और घोस्ट कॉप्स कर्स्ट एरे कितना भी मजबूत क्यों न हो, ये वास्तव में सम्राटों को धमकी नहीं दे सकता था। नकुल शॉ महाद्वीप क्षेत्र और सम्राटों से ऊपर के लोगों का लक्ष्य बना रहे थे। इस प्रकार कंकाल डिवीजन लीडर को एजियोर फ्लावर महाद्वीप में ही छोड़ना और इसे अपने दम पर खेती करने देना बेहतर था। ये सब पूरा करने के बाद नकुल शॉ उठे और एजियोर फ्लावर महाद्वीप छोड़ने की तैयारी की, लेकिन उन्होंने कंकाल डिवीजन लीडर को एक और काम सौंपा। नकुल शॉ ने गंभीरता से कहा, डेमीगॉड बच्चा मेरे नियंत्रण से बच गया है और निश्चित रूप से किसी कोने में छिपकर खेती कर रहा है। मेरे जाने के बाद आपको उसके ठिकानों पर नजर रखनी होगी। फिलहाल डेमीगॉड बच्चा निश्चित रूप से नकुल शॉ से डरा हुआ होगा और दिखने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन नकुल शॉ के पास डेमीगॉड बच्चे का पीछा करने के लिए न तो समय था और न ही ऊर्जा। इसके अलावा दोनों इस स्तर पर नहीं पहुंचे थे जहां उनमें से किसी एक को जरूर मरना ही पड़े। अध्याय 763, खोल से बचना। इस दिन बिजली का एक चाप असीम महासागर में प्रवेश कर गया। हुश, एक बैंगनी बालों वाला युवा हवा में तैर रहा था और एक छोटी चांदी भूरे रंग की बिल्ली उसके कंधे पर बैठी थी। उसने एजियोर फ्लावर महाद्वीप की ओर एक आखिरी गहरी नजर डाली, इससे पहले कि उसके पीछे स्कारलेट पंख बन गए और वह बाहर निकल गया। मानव और बिल्ली स्पष्ट रूप से नकुल शॉ और छोटी चोरी करने वाली बिल्ली थे। जब उसकी खेती हाफ सटेप किंग क्षेत्र में गिर गई तो नकुल शॉ ने पाया कि उसके सभी पहलू पहले की तुलना में और भी तेजी से कमजोर हो रहे थे। वॉइड गॉड रेम के राजाओं के पास मौत के शापित शब्दों के खिलाफ अधिक प्रतिरोध था। दूसरे शब्दों में, यदि एक एसेंडेड रेम के खेती करने वाले को मौत के शापित शब्दों से मारा जाता तो वे तुरंत सफ़ेद हड्डियों के ढेर में बदल जाते। इससे नकुल शॉ को तात्कालिकता की भावना महसूस हुई। नकुल शॉ ने बड़बड़ाया, मुझे महाद्वीप क्षेत्र में जाने की जरूरत है जब तक मेरे पास कुछ ताकत बची है। ऋषि ने उन्हें मौत के शापित शब्दों को हल करने के 3 तरीके बताए थे और तीसरे तरीके के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। पहले 2 बहुत यथार्थवादी नहीं थे, लेकिन वे केवल महाद्वीप क्षेत्र में ही संभव थे। इसके अलावा वह गोपी भल्ला और तनुश्री शॉ को खोजने के लिए भी वहां जाना चाहते थे। इन सब के कारण नकुल शॉ को महाद्वीप क्षेत्र में जाना पड़ा। कुछ दिनों बाद नकुल शॉ एजियोर ग्रीन आइलैंड्स जोन के वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस पहुंचे। एजियोर फ्लावर महाद्वीप एजियोर ग्रीन आइलैंड्स जोन के भीतर था और उसके बगल में तियानलू द्वीप समूह था। सामान्य लोगों को टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने का अधिकार नहीं होता, लेकिन नकुल शॉ 3 तार वाले मिस्टिक ट्रू सेक्रेड क्लेन के शिष्य थे और यदि उन्होंने अपना सम्राट इरादा जारी किया तो उन्हें भी ऐसा करने का अधिकार होगा। ताकतवर इस दुनिया पर शासन करते हैं। बेशक टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने में बड़ी मात्रा में प्रिमल क्रिस्टल स्टोन्स का खर्च आता था और ये दूरी में सीमित था। वह केवल पास के वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेसेज में टेलीपोर्ट कर सकते थे। कई टेलीपोर्टेशन के बाद ही नकुल शॉ ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड पहुंचे। ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड तक पहुंचने के बाद नकुल शॉ की नज़र 10,000 एंशिएंट सेक्रेड पीक की ओर मुड़ने से खुद को नहीं रोक सकी।
स्पिरिचुअल जोन टेलीपोर्टेशन एरे और कई बड़े और छोटे दोनों प्रकार की विरासतें 10,000 एंशिएंट सेक्रेड पीक पर थीं। नकुल शॉ को संदेह था कि क्या डेमीगॉड बच्चे के पास डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में प्रवेश करने का कोई तरीका था। आखिरकार डेमीगॉड बच्चे के पास डेमीगॉड इंटेंट था। बेशक भले ही नकुल शॉ ये पुष्टि कर सकते थे कि डेमीगॉड बच्चा डेमीगॉड फॉरगॉटन गार्डन में छिपा हुआ है, नकुल शॉ इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। नकुल शॉ ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड में ज़्यादा देर तक नहीं रुके। उन्होंने जल्द ही फ्लोटिंग ड्रीम सेक्रेड लैंड तक पहुंचने के लिए स्पिरिचुअल जोन टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया। नकुल शॉ के मन में एक नक्शा उभरा। कंग ओशन में 3 स्पिरिचुअल जोन हैं और फ्लोटिंग ड्रीम सेक्रेड लैंड की सीमा नानलिन सागर के सबसे करीब है। नानलिन सागर महाद्वीप क्षेत्र के दक्षिणी भाग के करीब था, जबकि कंग ओशन आगे था और लॉर्ड राजवंश की पहुंच से बाहर था। इसका मतलब था कि जब तक नकुल शॉ नानलिन सागर में प्रवेश करते, वह महाद्वीप क्षेत्र की सीमा पर होते, जहां लॉर्ड राजवंश की ताकतें मजबूत होतीं। नकुल शॉ ने स्पिरिचुअल जोन टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल किया और फ्लोटिंग ड्रीम स्पिरिचुअल जोन के किनारे पर पहुंचे। नकुल शॉ के पास प्रिमल क्रिस्टल स्टोन्स कम हो रहे थे, इसलिए उन्होंने सम्राट सहबान मुंह से कुछ मांगे। जब वह सम्राट सहबान मुंह से मिले तो नकुल शॉ ने अपने आवरण को छुपा लिया, लेकिन अपने सम्राट इरादे को नहीं छुपाया। सम्राट सहबान मुंह ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, और चूंकि वह वैसे भी नकुल शॉ के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से उन्हें बहुत सारे प्रिमल क्रिस्टल स्टोन्स दिए। सम्राट सहबान मुंह सम्मान से भरे हुए थे। सम्राट नकुल कंग ओशन में लेफ्ट आइज्ड हेवनली सम्राट का नाम देवताओं और भूतों दोनों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता है। यहाँ तक कि मिस्टिक लाइट रेम के सेक्रेड लॉर्ड्स भी आपसे सावधान रहते हैं, लेकिन वह नहीं जानते थे कि नकुल शॉ की खेती पहले ही ग्रेट ओरिजिन कोर रेम में वापस आ चुकी थी। नकुल शॉ सम्राट सहबान मुंह के साथ बहुत लंबे समय तक नहीं रुके। उन्होंने कहा कि उनके पास कुछ जरूरी मामले हैं जिन्हें उन्हें देखने की जरूरत है, फिर जल्दी से चले गए। एक दिन नकुल शॉ फ्लोटिंग ड्रीम स्पिरिचुअल जोन के सबसे दूर के वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेस में दिखाई दिए। वॉइड ओशन स्पिरिचुअल जोन का आमतौर पर असीम महासागर के भीतर उपयोग किया जाता था। जाहिरा तौर पर महाद्वीप और आसपास के समुद्रों को जीतने के बाद ये लॉर्ड राजवंश द्वारा एक आदेश था। हालांकि लॉर्ड राजवंश ने मूल रूप से कंग ओशन का नियंत्रण खो दिया था और नानलिन सागर में केवल थोड़ी सी ताकत थी। नानलिन सागर के संसाधन कंग ओशन से आगे निकल गए और इसके 4 स्पिरिचुअल जोन सेक्रेड लैंड्स थे। नकुल शॉ ने अपने दिल में आह भरी, नानलिन सागर से महाद्वीप क्षेत्र की यात्रा लंबी है। ओरिजिन कोर रेम तक उनकी खेती गिरने के बाद उनकी आत्मा की शक्ति बहुत तेजी से कमजोर होने लगी। उनकी आत्मा अभी भी वॉइड गॉड रेम के मध्य चरणों में थी, लेकिन यह उनके चरम से बहुत कमजोर थी। नकुल शॉ और अधिक अधीर हो गए, यदि मेरी आत्मा ओरिजिन कोर रेम में गिर जाती है तो मेरा सम्राट इरादा सबसे अधिक संभावना है कि सो जाएगा। सम्राट का इरादा आत्मा पर आधारित था। यदि किसी की आत्मा की शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी तो सम्राट का इरादा सो जाता और केवल तभी जागना शुरू होता जब आत्मा मजबूत हो जाती। आखिरकार इरादे की नींव समझ और बोध पर थी, लेकिन इसके लिए ईंधन की भी आवश्यकता थी। मौत के शापित शब्द किसी के बोध को प्रभावित नहीं कर सकते थे, इसलिए सम्राट का इरादा गायब नहीं होगा, लेकिन ये पर्याप्त आत्मा शक्ति के बिना काम नहीं कर सकता था। नानलिन सागर तक पहुंचने के बाद नकुल शॉ वॉइड ओशन स्पिरिचुअल पैलेसेज का उपयोग करते रहे। जब तक उनके पास उनका सम्राट इरादा था, पैलेस लॉर्ड्स उन्हें चेहरा देते। कई पैलेस लॉर्ड्स राजा थे। यहाँ खेती की प्रगति कंग ओशन से थोड़ी मजबूत थी। आधे महीने बाद नकुल शॉ नानलिन सागर में एक स्पिरिचुअल जोन सेक्रेड लैंड से गुजरे और उनके इरादे का हिस्सा सील कर दिया गया, जिससे उनके पास केवल किंग इंटेंट बचा था। उनकी आत्मा की शक्ति आखिरकार गिर गई थी। हालांकि नानलिन सागर में भी राजा काफी शक्तिशाली थे। इतने युवा राजा को देखने के बाद पैलेस लॉर्ड्स आमतौर पर उन्हें गुजरने की अनुमति दे देंगे। नकुल शॉ ने गंभीर महसूस किया और अनुमान लगाया कि महाद्वीप क्षेत्र में पहुंचने से पहले ही उनकी खेती ट्रू स्पिरिचुअल रेम में गिर जाएगी। मेरी खेती और आत्मा का कमजोर होना तेज और तेज होता जा रहा है। एक बार जब वह ट्रू स्पिरिचुअल रेम में पहुंच जाते तो कमजोर होने की दर कई गुना तेज हो जाती। इसका मतलब था कि नकुल शॉ को कुछ तैयारियां करनी थीं। बैंगनी सोल सी के भीतर नकुल शॉ की आत्मा की शक्ति अतीत की तुलना में बहुत कमजोर थी और सोल सी सिकुड़कर केवल कुछ 100 गज रह गई थी। हालांकि एंशिएंट ड्रीम रेम का रास्ता मौत के शापित शब्दों से प्रभावित नहीं था। इसके अलावा 800 रहस्यमय बिजली के प्रतीक थे जो एक अमर और अविनाशी आवरण बिखेर रहे थे। नकुल शॉ ने सांस छोड़ते हुए कहा, गॉड की स्पिरिचुअल आई और गॉड ट्रिब्यूशन लाइटनिंग वे हिस्से हैं जो प्रभावित नहीं होते हैं। अपनी गॉड की स्पिरिचुअल आई के साथ वह देख सकते थे कि उनके शरीर के अन्य हिस्सों में काले खून के कतरे थे।
ये काली शक्ति शारीरिक और मानसिक ऊर्जा दोनों आयामों को प्रभावित करती थी और इसके खिलाफ आत्मा के हमले प्रभावी थे। जब तक उनके पास किंग इंटेंट था, नकुल शॉ आगे की यात्रा करते रहे। 2 महीने बाद बिजली का एक मंदचाप जमीन पर उतरा। जब वह बाधा से गुजरे तो पास के ओरिजिन कोर रेम के संप्रभु थोड़े उत्सुक थे। छोटे ओरिजिन कोर रेम के एक बुजुर्ग ने आश्चर्यचकित होकर कहा, एक तुच्छ ट्रू स्पिरिचुअल रेम बाधा से गुजर सकता है? ये जगह महाद्वीप क्षेत्र नहीं था, यह एक बड़ा महान द्वीप क्षेत्र था। इसे तियानफैंग ग्रेट आइलैंड जोन कहा जाता था और इसमें एज्योर आइलैंड जोन के समान 1 दर्जन से अधिक द्वीप जोन थे। जाहिरा तौर पर इस महान द्वीप क्षेत्र पर एक मार्क्विस का शासन था। हुश, हवा और बिजली से घिरा एक छड़ी जितना पतला बुजुर्ग नानलिन सागर में इस महान द्वीप क्षेत्र में प्रवेश कर गया। इस बुजुर्ग की उपस्थिति नकुल शॉ के समान थी। म्याओ म्याओ, एक छोटी चांदी भूरे रंग की बिल्ली बुजुर्ग के कंधे पर खड़ी हो गई और उत्साह के साथ अपने पंजे हिलाने लगी। नकुल शॉ ने उदास लहजे में कहा, छोटी चोरी करने वाली बिल्ली, मैं पहले से ही ऐसा हूं। तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? उनकी जीवन शक्ति और जीवन का 95% से अधिक हिस्सा जा चुका था। उनकी खेती ट्रू स्पिरिचुअल रेम में गिर गई थी और उनके सम्राट इरादे का 90% से अधिक हिस्सा सो गया था। नकुल शॉ ने आह भरी, ऐसा लगता है कि मैं समय पर महाद्वीप क्षेत्र में नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे इसके लिए अपना सब कुछ देना होगा। सौभाग्य से उन्होंने प्राचीन धातु की अंगूठी और कुछ अन्य खजानों को अपनी बाईं आंख के आयाम में रख दिया था। नकुल शॉ की आत्मा और शरीर हवा और बिजली की आग के बीच राख के ढेर में जल गए। जाओ वेन, उनके जीवन और आत्मा के जलने से ऊर्जा का एक मजबूत ज्वार पैदा हुआ। गॉड आई शरीर को छोड़ रही है। एक सही बैंगनी रंग की आंख जो शारीरिक और मानसिक दुनिया के बीच मौजूद थी, सम्राटों से तेज गति से अंदर की ओर प्रवेश कर गई। बूम, नकुल शॉ की जीवन शक्ति और ट्रू युआन पूरी तरह से नष्ट हो गए। मौत के शापित शब्द उनके साथ ही गायब हो गए। शू, काले खून का एक पोखर कुछ नहीं में बदल गया और गायब हो गया। नकुल शॉ की गॉड की स्पिरिचुअल आई और गॉड ट्रिब्यूशन लाइटनिंग मौत के शापित शब्दों से प्रभावित नहीं थी, अन्यथा यदि वह अपने भौतिक शरीर को छोड़ भी देते तब भी वह मौत के शापित शब्दों से बचने में सक्षम नहीं होते। नकुल शॉ ने सांस छोड़ते हुए कहा, अपने खोल से बचने के तीसरे तरीके का उपयोग करके मैं आखिरकार मौत के शापित शब्दों से बचने में कामयाब रहा। चूंकि उनकी गॉड की आंख ने उनके शरीर को छोड़ दिया था, इसलिए उनकी संवेदनाएं बेहद मजबूत थीं और उन्होंने तुरंत कई दसियों हजारों मील का स्कैन किया। उसी समय एक शांत जंगल के भीतर एक पीले चेहरे वाले युवा ने एक टूटी हुई तलवार पकड़ी और बमुश्किल अपने शरीर को संभाला। तुम यिन परिवार से हो? उसके बगल में किसी प्रकार के बाघ का शरीर था जो मारे जाने से पहले ट्रू स्पिरिचुअल रेम में था। नकुल शॉ, तुम झाओ परिवार के 1000 साल में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली हो जो 10,000 सेक्रेड क्लेन में शामिल हो गए और 14 वर्ष की आयु में ट्रू स्पिरिचुअल रेम में टूट गए। ये यिन परिवार के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हे, अगर इस बात के लिए नहीं कि तुमने वुयू जंगल में प्रवेश किया था तो हमारे पास यह मौका नहीं होता। मुखौटा पहने हुए कई लोगों ने ठंडे और आत्मसंतुष्ट लहजे में कहा। उनमें से एक ट्रू लॉर्ड रैंक तक भी पहुंच चुका था। नकुल शॉ नामक युवा चिल्लाया जब उसे एक मुखौटा पहने पुरुष की एक हथेली से उड़ा दिया गया। आर्गाइच, बॉस, इस नटखट का अंत हो गया है। अच्छा नहीं है, 10,000 सेक्रेड क्लेन के शिष्य आ रहे हैं। एक बुजुर्ग ने पीछे हटने का आदेश दिया। हुश, ठीक इसी समय बिजली का एक बैंगनी चमक वुयू जंगल के ऊपर हवा से गुजरा। एक अविश्वसनीय घटना घटी। नकुल शॉ नाम के युवा की आंख जो अभी अभी मरी थी, बैंगनी हो गई और जल्दी से फीकी पड़ने से पहले एक मजबूत इरादा दिया। अध्याय 764, नकुल शॉ, तियानफैंग ग्रेट आइलैंड जोन के उत्तरी भाग, यूनलिंग क्षेत्र का नकुल शॉ परिवार। नकुल शॉ के दिमाग में एक अजनबी की यादें उभर आईं। इस समय उनका बैंगनी सोल सी एक टूटी हुई आत्मा और स्मृति को अवशोषित कर रहा था। संयोग से इस युवा का नाम और उच्चारण नकुल शॉ के नाम जैसा ही था। गॉड की स्पिरिचुअल आई पर नकुल शॉ के नियंत्रण के साथ वह बहुत जल्दी शरीर पर नियंत्रण पाने में सफल हो गए। अच्छा नहीं है, मेरे अंग गंभीर रूप से घायल हैं और मेरा बहुत सारा खून बह चुका है। नकुल शॉ की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यद्यपि उन्होंने इस शरीर को चुरा लिया था, फिर भी तकनीकी रूप से वह युवा पहले ही मर चुका था। कम से कम नकुल शॉ को दोषी महसूस नहीं होगा। यदि वह नहीं आते तो नकुल शॉ नाम का ये युवा वैसे भी मर जाता। उन्होंने अपने इरादे के शेष 10वें हिस्से को प्रसारित करना शुरू कर दिया, चोटों को जमा दिया और इस शरीर के भीतर जीवन शक्ति को फिर से प्रज्वलित कर दिया। भले ही नकुल शॉ की मृत्यु हो गई थी, शरीर नष्ट नहीं हुआ था, इसलिए प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू थी।
नकुल शॉ दूसरा शरीर नहीं ढूंढना चाहते थे क्योंकि यह शरीर उपयुक्त था। उन्हें एक महत्वपूर्ण बात की पुष्टि करनी थी। सौभाग्य से मौत के शापित शब्द गायब हो गए हैं। नकुल शॉ ने सांस छोड़ी। अपने खोल से बचने का मतलब था कि वह केवल अपनी गॉड की स्पिरिचुअल आई की रक्षा कर सकते थे। उनकी आत्मा और शरीर सहित शेष स्थानों को मौत के शापित शब्दों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। पुनरुत्थान के 3 प्रकार थे। पहला शरीर चुराना था। ये तरीका अपेक्षाकृत सरल था, लेकिन ये काफी जोखिम भरा था। दूसरा खून से पुनर्जीवित होना था, जैसा कि डेमीगॉड बच्चे ने किया था। इसके लिए पर्याप्त मजबूत आत्मा और इरादे की आवश्यकता थी। तीसरा संसार के माध्यम से पुनर्जन्म था। विशिष्टताओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था। ये कहना मुश्किल था कि क्या किसी को अपनी यादें वापस मिलेंगी। यदि वे भाग्यशाली थे तो वे 10,000 एंशिएंट रेस के रक्त संबंध वाले व्यक्ति या किसी महाशक्ति के शिष्य के रूप में पुनर्जन्म लेते। यदि वे अभागे थे तो वे एक कुत्ते या सुअर के रूप में पुनर्जन्म लेते। हालांकि यदि तीसरे तरीके को नियंत्रित किया जा सकता था तो ये सही होता। अन्य 2 की तुलना में नकुल शॉ द्वारा उपयोग किया जाने वाला तरीका कम कुशल था, लेकिन यह एकमात्र तरीका था जिसे वह लागू कर सकते थे। नकुल शॉ नहीं जानते थे कि खून से कैसे पुनर्जीवित होना है। शायद मौत का सम्राट भी ऐसा नहीं कर सकता था। डेमीगॉड बच्चे ने अपने चरम पर गोल्डन कुन सेक्रेड बॉडी पर उच्च महारत हासिल कर ली थी और वह अंततः खून से पुनर्जीवित होने की क्षमता की खेती करने में सक्षम था। इसके अलावा खून से पुनर्जीवित होना वैसे भी नकुल शॉ के अनुकूल नहीं था क्योंकि उनका भौतिक शरीर मौत के शापित शब्दों को रोकने में असमर्थ था। यदि वह खून से पुनर्जीवित होते तो मौत के शापित शब्दों की शक्ति भी सामने आ जाती। जहां तक संसार के माध्यम से पुनर्जन्म का सवाल है, भले ही वह जानते हों कि कैसे करना है, वह इसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होंगे। शरीर चुराने का सबसे कम कुशल तरीका नकुल शॉ के लिए सबसे उपयुक्त था। नकुल शॉ ने अपने शरीर का निरीक्षण किया और संतुष्ट थे। ये शरीर बेहद युवा है और इसने अभी अभी ट्रू स्पिरिचुअल रेम में प्रवेश किया है। यह मेरे लिए बहुत उपयुक्त है। यदि लक्ष्य बहुत मजबूत होता तो यह नकुल शॉ के अनुकूल नहीं होता। ऐसा नहीं था कि वह एक मजबूत लक्ष्य पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। बात सिर्फ ये थी कि उन्होंने मौत के शापित शब्दों को रोकने और अपने भौतिक शरीर को जाने देने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का 90% से अधिक हिस्सा छोड़ दिया था। अपनी आत्मा के 10% से भी कम हिस्से के साथ वह वॉइड गॉड रेम में शरीर नहीं चुरा सकते थे। ओरिजिन कोर रेम का कोई व्यक्ति भी संघर्ष कर सकता था, लेकिन वह ट्रू स्पिरिचुअल रेम में किसी पर आसानी से कब्जा कर सकते थे। इसके अलावा इस शरीर के मालिक की अभी अभी मृत्यु हुई थी और उसने नकुल शॉ की बहुत सी परेशानी बचा ली थी। इस पल में नकुल शॉ ने एक लंबी सांस छोड़ी। मौत के शापित शब्दों को भंग कर दिया गया था और यह शरीर उनके पिछले शरीर की तुलना में कहीं अधिक प्रतिभाशाली था। ये गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी और 5 एलिमेंटल विंड लाइटनिंग तकनीक की खेती करने के लिए उपयुक्त था। केवल अफसोस की बात यह थी कि मिस्टिक आई स्केल्ड रेम रक्त संबंध चला गया था, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी सही नहीं था। नकुल शॉ ने तब इस शरीर की यादों को पचाना शुरू किया। इस शरीर के मूल मालिक नकुल शॉ यूनलिंग क्षेत्र के मध्य स्तरीय परिवार से आए थे। यूनलिंग पहाड़ों के नकुल शॉ परिवार और यिन परिवार एक दूसरे के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी थे और उनके बीच एक रंजिश थी। नकुल शॉ परिवार के 1000 साल में एक बार आने वाले प्रतिभाशाली थे और वह आधा साल पहले परीक्षा पास करने और सफलतापूर्वक 10,000 सेक्रेड क्लेन में प्रवेश करने में सफल रहे थे। 10,000 सेक्रेड क्लेन कभी एक 3 स्टार महाशक्ति था और हालांकि यह अब 2 स्टार पर गिर गया था, इसकी एक मजबूत नींव थी और यह ट्रू मार्शल सेक्रेड लैंड के कुछ 2 स्टार संप्रदायों की तुलना में बहुत मजबूत था। जाहिरा तौर पर इससे यिन परिवार सतर्क और असहज हो गया था, लेकिन सौभाग्य से नकुल शॉ कुछ अन्य शिष्यों के साथ एक मिशन पर गए और अपने अकेले स्वभाव और अन्य शिष्यों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते न होने के कारण वह अकेले चले गए, जिससे यिन परिवार को मौका मिल गया। नकुल शॉ ने और गहराई से छानबीन की और अधिक उपयोगी जानकारी पाई, जिसमें यह तथ्य भी शामिल था कि उनकी एक मंगेतर थी जो किसी शक्तिशाली परिवार से आती प्रतीत होती थी। ये कहा जा सकता है कि इस युवा ने नकुल शॉ परिवार की उम्मीदों को अपने ऊपर उठाया था। नकुल शॉ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। चूंकि मैंने इस शरीर को विरासत में लिया है, इसलिए मैं जीवित रहते समय आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। बेशक मंगेतर को छोड़कर इस युवा की उपस्थिति अपेक्षाकृत सुंदर थी, यह उनके पिछले शरीर से बेहतर थी। एकमात्र समस्या ये थी कि उनका रवैया ठंडा था। हुश 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 उड़ने की आवाज ठीक इसी समय सुनाई दी। कनिष्क मार्शल भाई नकुल शॉ। कनिष्क मार्शल भाई नकुल गंभीर रूप से घायल प्रतीत होते हैं। कनिष्क मार्शल बहन आशिया, जल्दी से उसकी मदद करो। नर और मादा दोनों से मिलकर कुल 6 शिष्य दिखाई दिए। उनमें से सबसे कमजोर ट्रू स्पिरिचुअल रेम तक पहुंच चुके थे।
नेता एक युवा था जिसकी अभिव्यक्ति अजीब थी। वह इस बार समूह का नेता था और वह ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच चुका था। नकुल शॉ जमीन पर लेटे थे जबकि नीले रंग में एक शांत और अच्छी लड़की ने उन्हें ठीक करने के लिए वाटर कौशल का इस्तेमाल किया। इन शिष्यों से संबंधित जानकारी उनके दिमाग में दिखाई दी। प्रमुख युवा का नाम कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन था। उनका पूरा नाम सृजन था और वह काफी लोकप्रिय थे। नीले रंग की शांत लड़की का नाम आशिया था और उनकी खेती ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंच चुकी थी। समूह के बीच नकुल शॉ की खेती सबसे कम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह सबसे कम उम्र के थे और उन्होंने सबसे कम समय के लिए संप्रदाय में प्रवेश किया था। उनकी यादों में 10 महान कोर शिष्य सभी ओरिजिन कोर रेम तक पहुंच चुके थे और 2 या 3 ग्रेट ओरिजिन कोर रेम में थे। 10,000 सेक्रेड क्लेन के शिष्यों को इस प्रकार रैंक किया गया था: आउटर शिष्य, सेंट्रल शिष्य और कोर शिष्य। वर्तमान शिष्य सभी कम से कम कोर शिष्य थे। नीले रंग की लड़की ने आश्चर्यचकित होकर कहा, "ये वास्तव में अजीब है। कनिष्ठ मार्शल भाई नकुल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, लेकिन वह किसी तरह बच गए।" नकुल शॉ का दिल गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन वह किसी तरह जम गया था और उसने कोई खून नहीं गंवाया था। कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया ने नकुल शॉ को एक कीमती आध्यात्मिक गोली दी। नकुल शॉ ने गुप्त रूप से अपने इरादे को प्रसारित किया और दवा से ऊर्जा को गंभीर रूप से घायल अंगों की ओर फैलाया। थोड़ी देर बाद नकुल शॉ की चोटें ज्यादातर ठीक हो गईं। हो गया। नकुल शॉ ने अपने शरीर से धूल झाड़ी, फिर खड़े हुए और चारों ओर देखने लगे। दयालु कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट करने से खुद को नहीं रोक सकी। इस पल में उनके सामने नकुल शॉ ने उन्हें एक अजीब एहसास दिया और कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन की भ्रुकुटियां एक साथ बंद हो गईं क्योंकि उनकी आंखों में ठंडक चमक उठी। कनिष्ठ मार्शल भाई नकुल, यदि आप हर बार अकेले जाते हैं तो एक दिन आप इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन ने यह नहीं पूछा कि नकुल शॉ कैसे घायल हुए। नकुल शॉ के बगल में एक ट्रू स्पिरिचुअल रेम का जानवर था, इसलिए तार्किक रूप से बोलते हुए उन्होंने सोचा कि नकुल शॉ इसके साथ लड़ने से भारी रूप से घायल हो गए थे। केवल कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया, जो ठीक करने के लिए जिम्मेदार थीं, ने देखा कि कुछ गड़बड़ था। जब उन्होंने बात की तो कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन ने नकुल शॉ को बहुत दोषी ठहराया। नकुल शॉ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी ठंडक और तिरस्कार था। उनके विश्लेषण और निरीक्षण क्षमताओं के साथ उनके लिए ये देखना मुश्किल नहीं था कि यह कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन निश्चित रूप से यिन परिवार के घात से संबंधित था। जब वे मिशन पर थे, कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन और नकुल शॉ ने बहस की और ठंडे अकेले रहने वाले नकुल शॉ ने अकेले यात्रा करने का फैसला किया। हालांकि नकुल शॉ जो जानते थे उसके अनुसार कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन हमेशा दोस्त बनाने में अच्छे थे और जैसे ही वह समूह से अलग हुए, अचानक यिन परिवार ने उन पर घात लगा दिया। यदि इस तथ्य के लिए नहीं कि कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया नकुल शॉ को वास्तव में अकेले यात्रा करते देखने के लिए अनिच्छुक थी तो वे उनका शरीर नहीं ढूंढ पाते। नकुल शॉ ने कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन की परवाह नहीं की। उन्होंने बस मुस्कुराते हुए कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया की ओर सिर हिलाया। कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया, मैं आपके एहसानमंद हूँ। कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन ने दहाड़ते हुए कहा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। मियाओ मियाओ। ठीक इसी समय एक छोटी चांदी भूरे रंग की बिल्ली पेड़ के एक तरफ से कूद पड़ी। कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया की आंखों में प्यार दिखाई दिया। कितनी प्यारी बिल्ली है। छोटी बिल्ली का रवैया अहंकारी और गर्वित था और उसकी पुतलियां काली मोतियों जैसी थीं। ये बेहद बुद्धिमान प्रतीत होती थी। मियाओ मियाओ। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली नकुल शॉ के कंधे पर उतरी और नकुल शॉ को धकेला। नकुल शॉ ने हाथ बढ़ाया और खुशी के साथ इसके फर को धीरे से छुआ। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली। मानव विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकते हैं और मानव शरीर वाले वास्तव में मानव नहीं हो सकते हैं। हालांकि आत्मा वास्तविक कोर थी, भौतिक शरीर सिर्फ त्वचा थी। विशेष रूप से नकुल शॉ और मौत के सम्राट के लिए, जो आत्मा में विशेषज्ञ थे, आत्मा उनका वास्तविक स्रोत थी। शरीर चुराने के बाद भी नकुल शॉ ही रहे। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली अभी भी उनके साथ थी। ये बिल्ली। कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन, कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया और कंपनी हैरान थे। इस समय नकुल शॉ के पास उनके बारे में एक अवर्णनीय आवरण था। नकुल शॉ ने जोड़ा, मैं आप सभी को बताना भूल गया कि मैंने अभी अभी वुयू जंगल से इस पालतू बिल्ली को कुछ समय पहले ही लिया है। कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन और कंपनी ने कुछ नहीं कहा। इतनी छोटी बिल्ली के पास ज्यादा युद्ध शक्ति नहीं प्रतीत होती थी। केवल नकुल शॉ अपने ठंडे और अकेले रवैये के साथ या कोई महिला इस तरह के दिखने में प्यारे लेकिन कमजोर पालतू जानवरों को चुनती। ये कहने के बाद मानव और बिल्ली वुयू जंगल की गहराइयों की ओर चलने लगे। कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन ने दहाड़ते हुए कहा, नकुल शॉ, तुम क्या कर रहे हो?
नकुल शॉ ने फीका सा कहा और मुड़े भी नहीं, मैं अकेले कार्य करूंगा। कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया मदद नहीं कर सकी, लेकिन उन्होंने कहा, कनिष्ठ मार्शल भाई नकुल वुयू जंगल की गहराइयों में संप्रभु हैं। अकेले यात्रा करना बेहद खतरनाक है। और कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन और कंपनी तिरस्कार से भरे हुए थे और ऐसे अभिनय कर रहे थे जैसे वे किसी मंदबुद्धि को देख रहे हों। नीले रंग के एक शिष्य ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, यह आदमी अभी अभी लगभग इसलिए मर गया क्योंकि वह अकेले यात्रा कर रहा था और वह अभी भी नहीं बदल रहा है। कनिष्ठ मार्शल भाई सृजन ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, कनिष्ठ मार्शल भाई नकुल, यदि आप वास्तव में अकेले यात्रा करना चाहते हैं तो यह मेरी गलती नहीं है। यदि आप संप्रदाय के कार्य को पूरा नहीं कर सकते हैं और यहाँ मर जाते हैं तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। भले ही नकुल शॉ जीवित रह सकते थे, फिर भी वह अकेले कार्य को पूरा करने में सक्षम नहीं होते और लौटने पर उन्हें सबसे अधिक सजा मिलती। हालांकि मानव और बिल्ली ऐसे अभिनय कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना और वुयू जंगल की गहराइयों की ओर बढ़ते रहे। शांत और अच्छी कनिष्ठ मार्शल बहन आशिया ने जाने वाली आकृति को देखा और बेतुका महसूस किया। उन्हें किसी तरह महसूस हुआ कि यह आकृति बेहद रहस्यमय और आकर्षक थी। अध्याय 765 यिनमिंग पक्षी। मानव और बिल्ली वुयू जंगल की गहराइयों की ओर बढ़े। नकुल शॉ की अपनी योजनाएं थीं और यदि वह अकेले कार्य करते तो उनके संदेहास्पद होने की संभावना कम थी। इसके अलावा ये वैसे भी शरीर के मूल रवैये के अनुकूल था। इसके शीर्ष पर नकुल शॉ ये भी परीक्षण करना चाहते थे कि उनके पास अभी भी कितनी युद्ध शक्ति बची है। वह ट्रू स्पिरिचुअल रेम से नीचे के लोगों पर हमला करने के लिए बहुत तिरस्कारपूर्ण थे, लेकिन अभी भी जानवरों की एक छोटी संख्या थी जिन्होंने नकुल शॉ पर हमला किया था। क्रैक बूम, आसपास के पेड़ शक्ति के एक बड़े ज्वार से टूट गए। एक जलता हुआ याओ गाय नकुल शॉ की ओर लपका, एक जानवर जो अभी अभी ट्रू स्पिरिचुअल रेम तक पहुंचा है। नकुल शॉ ने इसकी तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने अपना हाथ लहराया, ट्रू युआन से बनी एक हल्की लाल रंग की जलती हुई तलवार हवा में भेज दी। हुश, गाय का बड़ा शरीर तुरंत दो हिस्सों में कट गया और वह मर गई। गाय का काम तमाम करने के बाद नकुल शॉ लगातार वुयू जंगल की ओर चल पड़े। जाहिरा तौर पर वुयू जंगल की गहराइयों में कुछ अपेक्षाकृत बुद्धिमान ओरिजिन कोर रेम के जानवर थे। नकुल शॉ के जाने के ज्यादा देर नहीं हुई। हुश हुश हुश, मुखौटा पहने कई लोग जल्दी से पास आए। अग्रणी बुजुर्ग की आंखें टिमटिमाईं। इस जलती हुई गाय की ताकत अन्य लोगों की तुलना में उसी रैंक पर और भी मजबूत है, और फिर भी यह एक ही वार में मार दी गई। उस नटखट की अभी अभी स्थिर हुई चोटों के साथ वह ऐसा कैसे कर सकता था? ट्रू लॉर्ड रैंक की युद्ध शक्ति के बिना ऐसा करना असंभव है। मुखौटा पहने पुरुषों ने धीमी आवाज में चर्चा की। वे नकुल शॉ को उस व्यक्ति के रूप में बाहर कर सकते थे जिसने ऐसा किया था, और जलती हुई गाय को जो चोटें लगी थीं वे आग के तत्व से थीं। अग्रणी बुजुर्ग ने आत्मविश्वास से कहा, यह कोई और होना चाहिए जो कम से कम ट्रू लॉर्ड रैंक पर हो, और अन्य लोग पहेली में थे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस व्यक्ति ने ये किया उसने इस जलती हुई गाय की लाश को उठाना भी जरूरी नहीं समझा। इसके बारे में सोचिए, जलती हुई गाय का शरीर, विशेष रूप से इसका खून और दिल, उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो आग के तत्व की खेती करते हैं। ये सुनकर अन्य सभी सहमत हो गए। वास्तव में यदि नकुल शॉ ने ऐसा किया होता तो वह निश्चित रूप से जलती हुई गाय के शरीर को नजरअंदाज नहीं करता। उसका पीछा करो। मुखौटा पहने पुरुषों ने पटरियों का अनुसरण किया और नकुल शॉ का पीछा किया। चाय बनाने में लगने वाले समय का लगभग आधा समय बीत जाने के बाद मानव और बिल्ली नजर आए। आसपास कोई नहीं है। हमला। बुजुर्ग के नेतृत्व में कुल 5 मुखौटा पहने पुरुषों ने नकुल शॉ पर छलांग लगाए। जैसे ही कुछ महसूस हुआ, नकुल शॉ मुड़े और उन पर मुस्कुराए। बुजुर्ग ने अचानक ठंडा और असहज महसूस किया। वह मुस्कान, भले ही उनके सामने युवा की उपस्थिति नकुल शॉ जैसी ही थी, लेकिन उसने जो एहसास कराया वह ऐसा था मानो वे 2 अलग अलग लोग हों। मुखौटा पहने पुरुषों ने हंसते हुए कहा, हा हा हा, नटखट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जीवित बच जाओगे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारा कोई अच्छा भाग्य तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है। उन्होंने पहले इस युवा को उसकी जान के करीब पीटा था, इसलिए वे बेहद आश्वस्त थे। नकुल शॉ ने धीरे से अपना हाथ उठाते हुए एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की, जीवित रहना। तुम कैसे सुनिश्चित कर सकते हो कि मैं मरा नहीं हूं? शू, बिजली की भनभनाहट के साथ कई जलती हुई ब्लेड हवा में चीरती हुई निकली। अग्रणी बुजुर्ग की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई, सावधान रहो। हालांकि नकुल शॉ का हमला बहुत तेज था और उन्होंने सोचा कि उनकी ताकत अभी भी पहले जैसी ही थी। आर्गाएच, चीखें गूंजी क्योंकि 5 ट्रू ह्यूमन और ट्रू मिस्टिक रैंक मुखौटा पहने पुरुषों को 2 हिस्सों में चीर दिया गया था या जला दिया गया था। अग्रणी बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा, तुम नकुल शॉ नहीं हो।
ऐसी ताकत कम से कम ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच चुकी थी। नकुल शॉ के पास निश्चित रूप से ऐसा बोध नहीं था। नकुल शॉ आत्मविश्वास से बुजुर्ग की ओर बढ़े, जो गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा, मुझे बताओ, तुम कैसे जानते हो कि मैं मरा नहीं? नटखट, भले ही तुम्हारी ताकत ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंच गई हो, ये केवल मेरे बराबर है। ये कहने के बाद एक पुरानी टूटी हुई तलवार उनके हाथ में दिखाई दी और सोने की रोशनी की एक लहर आगे भेजी। बूम बूम बूम, आसपास के पेड़ तुरंत राख में बदल गए। नकुल शॉ थोड़ा हैरान थे। यह एक टूटी हुई अर्थ ग्रेड हथियार है जिसका इस्तेमाल पहले एक सोवरेंस ने किया था। ये स्पष्ट था कि यह हथियार बुजुर्ग का छिपा हुआ कार्ड था। बुजुर्ग ने स्वाभाविक रूप से महसूस किया कि उनके सामने नकुल शॉ साधारण नहीं थे। नकुल शॉ ने ठंडी हंसी हंसते हुए एक कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि एक अद्वितीय इरादा आसमान को चीरते हुए निकल गया। बुजुर्ग ने मुंह से खून की उल्टी की, जिससे टूटी हुई तलवार जमीन पर गिर गई। उनका चेहरा सफ़ेद हो गया और उनका दिमाग गंभीर रूप से घायल हो गया, क्योंकि एक इरादे ने उनकी शक्तियों को प्रतिबंधित कर दिया था। भले ही नकुल शॉ के पास उनके इरादे का केवल 10वां हिस्सा बचा था, लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं था जिसके खिलाफ एक साधारण ट्रू लॉर्ड रैंक लड़ सके। बुजुर्ग विश्वास नहीं कर सके। इरादा, प्रतिद्वंद्वी का इरादा एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुका था जिसे वह देख नहीं पा रहे थे। श्वा, एक हाथ उनके सिर पर लगा। सोल सर्चिंग तकनीक। नकुल शॉ की बाईं आंख में एक धुंधला बैंगनी कोहरा दिखाई दिया। बुजुर्ग का शरीर हिल गया और वह प्रतिद्वंद्वी के इरादे और आत्मा की शक्ति के खिलाफ कुछ नहीं कर सका। नकुल शॉ ने अपना जवाब मिलने पर अपना हाथ वापस ले लिया। जैसा कि मैंने सोचा था, ये सृजन था। पहले नकुल शॉ की मौत सृजन द्वारा जानबूझकर उनसे बहस करने और उन्हें अकेले यात्रा करने के लिए मजबूर करने के कारण हुई थी। इस बार भी सृजन से संबंधित था। ये बुजुर्ग यिन परिवार का एक अतिथि बुजुर्ग था। नकुल शॉ की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई और उन्होंने सृजन का नाम बड़बड़ाया, सृजन। चूंकि उन्होंने इस शरीर के माध्यम से पुनरुत्थान किया था, इसलिए वह नकुल शॉ की इच्छाओं को पूरा करेंगे और वह उन लोगों को मार डालेंगे जिनकी वजह से उनकी मौत हुई थी। हालांकि सृजन एक कोर शिष्य था और उनके गुरु वॉइड गॉड रेम के एक राजा थे। नकुल शॉ जो जानते थे उसके अनुसार 10,000 सेक्रेड क्लेन कभी 3 स्टार महाशक्ति हुआ करता था। हालांकि यह अब बहुत कमजोर था, फिर भी वहां 1 दर्जन से अधिक राजा और कई सम्राट थे। त्यानलु द्वीप समूह के 3 2 स्टार संप्रदायों की संयुक्त ताकत अकेले 10,000 सेक्रेड क्लेन के स्तर पर नहीं थी। 10,000 सेक्रेड क्लेन निश्चित रूप से सबसे कुलीन 2 स्टार संप्रदायों में से एक था। नकुल शॉ ने अपना सिर हिलाया। और ठीक है, इसका मतलब सिर्फ यह है कि मैं अधिक संसाधन प्राप्त करने में सक्षम हो जाऊंगा और खेती करने के लिए एक बेहतर वातावरण पाऊंगा। श्वा, एक विचार के साथ एक प्राचीन धातु की अंगूठी उनकी उंगली पर दिखाई दी। नकुल शॉ ने फिर से खेती करने की योजना बनाना शुरू कर दिया। ये संसाधन केवल मुझे हाफ सटेप किंग के रूप में फिर से खेती करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन वे किंग से ऊपर की किसी भी चीज़ के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके अलावा गोल्डन कुन सेक्रेड लाइटनिंग बॉडी के लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शरीर को मजबूत करने की तकनीक है। 5 एलिमेंटल 10,000 लाइटनिंग तकनीक के लिए भी हर तत्व के संसाधनों की आवश्यकता होती है। कुल मिलाकर उनकी वर्तमान पहचान और वातावरण पुनः खेती के अनुकूल थे। धीरे धीरे लेकिन लगातार नकुल शॉ वुयू जंगल की गहराइयों के करीब पहुंचे। यहाँ जिन जानवरों का उन्होंने सामना किया वे मजबूत हो गए और ट्रू स्पिरिचुअल रेम के जानवरों को देखना आम बात थी। यहाँ तक कि कभी कभार ट्रू लॉर्ड रैंक का जानवर भी होता था, लेकिन इससे पहले कि वे उनके पास कहीं भी आते, नकुल शॉ और छोटी चोरी करने वाली बिल्ली द्वारा उन्हें आसानी से समाप्त कर दिया जाता था। नकुल शॉ शांत महसूस करते हुए आगे बढ़े। छोटी चोरी करने वाली बिल्ली एक राजा के खिलाफ भी अपनी रक्षा कर सकती है, लेकिन मेरा लक्ष्य इससे उच्च है। उन्होंने पुनरुत्थान के बाद अपनी युद्ध शक्ति को समझना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पास अपने चरम शक्ति का 1/10वां हिस्सा भी नहीं बचा था, फिर भी यह सामान्य हाफ सटेप किंग्स की तुलना में मजबूत था और उनके पास अभी भी उनकी गॉड की स्पिरिचुअल आई थी। राजकुमारी की रक्षा करो, हम बहुत अभागे हैं और हमें वुयू जंगल में सबसे रहस्यमय यिनमिंग पक्षी से मिलना ही था। आगे से उड़ने की आवाज़ सुनाई दी और एक अजीब आवरण महसूस करते ही नकुल शॉ के कदम रुक गए। आधे पारदर्शी पंखों वाला और काले रंग की लपटों की एक परत से ढका हुआ एक बड़ा पक्षी 3 पुरुषों और एक महिला का पीछा कर रहा था। हुश टिल्ड 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 टिल्ड। पक्षी ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी चीज़ से नहीं बना है, क्योंकि यह शाखाओं और पेड़ों से होकर गुजरा। ये बिजली की तरह तेज था। जिन 3 पुरुषों का पीछा किया जा रहा था वे सभी ओरिजिन कोर रेम पर थे और उनमें से एक सोवरेंस लॉर्ड था। महिला ने एक कुलीन और बैंगनी रंग की पोशाक पहनी थी। वह लगभग 15 वर्ष की थी और उसका चेहरा बर्फ जितना सफ़ेद था और उसने एक कुलीन आवरण बिखेरा था।
नकुल शॉ को जिस बात ने हैरान किया वह ये थी कि वह पीक ट्रू मिस्टिक रैंक तक पहुंच चुकी थी और ट्रू लॉर्ड रैंक से सिर्फ आधा कदम दूर थी। यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह लड़की न केवल एक कुलीन पृष्ठभूमि से आई थी, वह प्रतिभाशाली भी थी। हालांकि नकुल शॉ को इससे भी अधिक जिस बात ने हैरान किया वह ये थी कि यिनमिंग पक्षी केवल पीक स्मॉल ओरिजिन कोर रेम पर था और फिर भी एक सोवरेंस लॉर्ड और 2 संप्रभुओं को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता था। बाम 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 यिनमिंग पक्षी के आधे पारदर्शी पंख तेजी से फड़फड़ाए क्योंकि यह चारों की ओर लपका। नकुल शॉ ने निरीक्षण किया, आत्मा का हमला और मृत्यु के तत्व के आधार पर। सीधे शब्दों में कहें तो इस पक्षी ने मृत्यु के सम्राट के समान ही मार्ग की खेती की थी। म्याओ म्याओ, छोटी चोरी करने वाली बिल्ली ने अपने पंजे हिलाए और यिनमिंग पक्षी को घूरा। नकुल शॉ महसूस कर सकते थे कि यिनमिंग पक्षी का रक्त संबंध असामान्य था। यिनमिंग पक्षी अचानक गुस्सा हो गया और नकुल शॉ तथा छोटी चोरी करने वाली बिल्ली की ओर चार्ज कर गया। नकुल शॉ की अभिव्यक्ति बदल गई, चोरी करने वाली बिल्ली, तुमने इस पक्षी से क्या कहा? यिनमिंग पक्षी की युद्ध शक्ति एक सोवरेंस लॉर्ड के बराबर थी और इसने मृत्यु के तत्व की खेती की थी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, नकुल शॉ के काले बाल अचानक हल्के बैंगनी रंग के हो गए और उनकी बैंगनी रंग की बाईं आंख यिनमिंग पक्षी पर टिक गई। इसके बाद जो हुआ वह बेहद अजीब था। जब यिनमिंग पक्षी नकुल शॉ के पास पहुंचा तो यह अचानक जम गया और संघर्ष करने लगा। भाग रहे 3 पुरुषों और एक महिला को अचानक एहसास हुआ कि यिनमिंग पक्षी उनकी बजाय एक युवा की ओर चार्ज कर गया था। युवा की पीठ उनकी तरफ थी और उसके सपने देखने वाले बैंगनी बाल हवा में उड़ रहे थे। कोई उसके सुंदर चेहरे के किनारे को देख सकता था। अग्रणी सोवरेंस लॉर्ड स्तब्ध रह गए, ये कैसे संभव है? जब यिनमिंग पक्षी नकुल शॉ के पास पहुंचा तब तक ये सिकुड़ने लगा जब तक कि यह हथेली के आकार का नहीं हो गया। छोटा पक्षी और छोटी चोरी करने वाली बिल्ली क्रमशः नकुल शॉ के बाएं और दाएं कंधे पर खड़े हो गए। जो यिनमिंग पक्षी अभी अभी क्रोधित हुआ था वह आधा जन्या कप्या की मात्रा रपे छोटी ई की मात्रा तप्या की मात्रा से नकुल शॉ की गर्दन को धक्का दे रहा था। कुलीन युवा लड़की के चेहरे पर आश्चर्य लिखा हुआ था। तियानफेन ग्रेट आइलैंड जोन में ऐसा प्रतिभाशाली बीस्ट आमेर है। यिनमिंग पक्षी बेहद दुर्लभ है और मृत्यु के तत्व में प्रशिक्षण लेता है। इसे वश में करना लगभग असंभव है। इन सब के ऊपर बीस्ट आमेर अविश्वसनीय रूप से युवा था। वह बैंगनी बालों वाले युवा का चेहरा स्पष्ट रूप से देखना चाहती थी लेकिन सफल नहीं हुई। जैसे ही वे ऊपर जाने और उससे बात करने वाले थे, टिल्ड यिनमिंग पक्षी ने अचानक विस्तार किया और नकुल शॉ तथा छोटी चोरी करने वाली बिल्ली को जंगल के पार और आसमान में ले गया।